हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम आपको दर्पण के बारे में बता दिए थे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में बता दिए थे, वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र, इस सब के बारे में बता चुके थे दोस्त। अवतल दर्पण के उपयोग से लेकर पूरा उत्तल दर्पण पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए, जो इस चैनल पर नए हैं आप लोग, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर पूरा प्लेलिस्ट के शुरू से वीडियो देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। ये आपको आएगा 2 नंबर में आएगा या तो 5 नंबर में आएगा। हो सकता है आप तो 6 नंबर के क्वेश्चन आता है तो वहाँ से अब 6 नंबर में आएगा, या तो ऐसे 2 नंबर में आएगा। तो 2 नंबर में आएगा तो 2 अंतर आपको लिख देना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला अंतर क्या है कि अवतल दर्पण है ना, से हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे अवतल अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है। दर्पण कहा जाता है। देखिए, अवतल दर्पण है नहीं, वहाँ क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब देखिए, एक अंतर यहाँ से लिखते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये आपको समझना है कि जो अवतल है ना वो अभिसारी रहेगा और उत्तल है वो अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब देखिए, दूसरा इसका अंतर है, कहता है ना कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ना से वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि अवतल जो दर्पण है ना उसमें वास्तविक भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण जो केवल है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि देखिए, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और इसमें क्या है कि केवल उत्तल दर्पण रहेगा तो इसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। अब आइए तीसरा, देखिए इधर दूसरा, इसको रोमन अंक में लिखते हैं क्योंकि उधर भी रोमन अंक है, तो इसको भी रोमन अंक कर देते हैं दूसरा। अब आता है तीसरा, अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर बनता है देखिए, अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और क्या बराबर बनेगा, बराबर बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में, तीसरा,
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। देखिए अवतल दर्पण जो है ना उसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा एकदम छोटा प्रतिबिंब बनेगा, है कि ना। अब देखिए जो अवतल दर्पण होता है इसका फोकस जो होता है सो वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। फोकस वास्तविक होता है। देखिए अवतल जो दर्पण है ना उसका जो फोकस होगा से वास्तविक होगा। क्या होगा? फोकस वास्तविक होगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसका जो चौथा पॉइंट आएगा, ये कहता है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो होता है काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। देखिए अवतल दर्पण के जो फोकस रहेगा ना से वास्तविक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब आभासी। अब देखिए पांचवा जो पॉइंट आता है, ये कहता है ना जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। देखिए एक कंडीशन है जिसमें पीछे बनेगा, लेकिन इसमें एक सामने, मतलब अधिकतर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। सामने बनता है। देखिए अवतल जो दर्पण होता है दर्पण के सामने बनता है। एक कंडीशन में अवतल दर्पण में पीछे बन जाता है, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, यानी ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तब वो दर्पण के पीछे बन जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। अब देखिए इसका पांचवा पॉइंट क्या है कि उत्तल जो दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी हमेशा क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। एकदम फिक्स है। तो देखिए 5 पॉइंट हम आपको लिखवा दिए, इतना काफ़ी है। अगर इतना लिख दीजिएगा तो आपको नंबर पूरा फुल में फुल मिल जाएगा, ठीक ना। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसको क्या है कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं आवर्धन के बारे में। एक आता है आवर्धन। देखिए हम पूरा इसमें बता दिए हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें ये भी बताएं कि दर्पण का उपयोग क्या है, जैसे अवतल है, उत्तल है, समतल है, और इसका विशेषता के बारे में पूरा हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ सब वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब इसको मिटाते हैं और आवर्धन के बारे में हम आपको बताते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन जो है सो क्वेश्चन आता है, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं आवर्धन के बारे में, क्या आवर्धन आखिर क्या होता है। आवर्धन से क्वेश्चन आता है कि आवर्धन किसे कहते हैं,
आवर्धन के बारे में बताएं। इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, उत्तल के क्या होता है, ये सब आपको समझना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आवर्धन के बारे में। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आवर्धन के बारे में। देखिए आवर्धन 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 क्या होता है कि आवर्धन जो है ना, आवर्धन जो है, आवर्धन कहता है कि किसे कहते हैं। तो और देखिए मान के चले कोई वस्तु रख दिए, तो वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहता है ना कि जितना बड़ा वस्तु है, अगर उसका जो भी प्रतिबिंब बना, उस दोनों के जो भी अनुपात होगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, आवर्धन बोल देंगे। तो आप देखना यहाँ समझना है कि आवर्धन क्या होता है, कि हम बोल सकते हैं ना कि किसी आवर्धन, जिसे हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे, है कि ना। देखिए किसी वस्तु के मतलब कहने का मतलब कोई वस्तु रख दिए, अगर कोई वस्तु रख दिए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो जो प्रतिबिंब बना और जो वस्तु पहले रखल था उसका दोनों के जो अनुपात होगा ना, उसी अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन। अब कहता है कि आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, तो आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। किससे, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। और एम बराबर एक फार्मूला होता है माइनस भी बटा यू, यानी कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक ना। तो देखिए आवर्धन के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब 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 की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई के अनुपात अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ एक पॉइंट जरूरी ध्यान रखना है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। यानी कि जो भी आवर्धन होगा ना, उसको किससे सूचित करेंगे, एम से। तो एम देखिए अब कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन। तो आवर्धन बराबर हम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए आवर्धन तो आवर्धन बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर लिखेंगे, है कि ना। तो हम लिख सकते हैं ना प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या करें बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि आवर्धन को हम तो एम से सूचित करते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ये जानते हैं अवतल दर्पण में जब इसमें शीत करने के बाद आता है कि अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब वो दर्पण के सामने बनता है, तो वहां से करेगा। तो अवतल दर्पण में जो होता है ना, से इसमें शीत करने के बाद आता है प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आता है, मान के चलिए कि H1 हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या होगा H1, और इसका वस्तु की ऊंचाई हम मान के चलिए H2 रखे थे, जैसे मान के चलिए H2 रहेगा, प्रतिबिंब अगर देखिए प्रतिबिंब H2 बन गया, यानी कि वस्तु हम H1 रखे थे तो प्रतिबिंब क्या बन गया, H2 बन गया। तो अब इसको जब इसको पूरा बनाते हैं तो m बराबर जाता है ना से माइनस भी बटा यू आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आवर्धन m है, तो m जो है ये वस्तु के जो प्रतिबिंब ऊपर वाला क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे वाला क्या है वस्तु की ऊंचाई, यानी कि दोनों के अनुपात करिएगा ना तो माइनस भी बटा यू आएगा। तो यही आपको से क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो आवर्धन यही होता है, क्या होता है, ई होता है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन ही होता है, m बराबर होता है माइनस भी बटा यू, जहाँ भी क्या है
प्रतिबिंब की ऊंचाई और यू क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो इसी के अनुपात को हम पूरा बोल देते हैं आवर्धन। तो देखिए अगर इतना क्वेश्चन आएगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप इतना पूरा लिख दीजिएगा ना, तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, या आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, एम से। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसी को बोल दे, देखिए अगर ऐसे याद ना था, ऐसे याद करिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन एम बराबर, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, H2 है। जब वस्तु H1 रखे थे तो इसका प्रतिबिंब क्या बना, H2 बन गया। तो अब m बराबर क्या होगा, H2 बटा H1, यानी कि m बराबर हो गया माइनस भी बटा u हो गया। ये समझिए तो आपका प्रूव हो गया इस प्रकार से कि यहाँ जब भी आवर्धन निकालने के लिए आएगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।